हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है नाक, कान और गला। अगर इसमें कोई भी समस्या आती है तो उसका परिणाम बहुत ही ख़राब होता है। कहा जाए अगर आँख में कोई प्रॉब्लम हो गई, कान में कोई प्रॉब्लम हो गई या गला में कोई प्रॉब्लम हो गई तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में नाक कान से जुड़ी समस्याओं पे चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं एम्स गोरखपुर से डॉक्टर रुचिका अग्रवाल जी। मैम, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मैम, इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि नाक, कान और गला से जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं सबसे ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि मौसम चेंज हुआ है अभी। सही कह रहे हैं। नाक, कान, गला से जुड़ी हुई जो सबसे कॉमन मौसम से रिलेटेड अगर हम दिक्कत बताएं तो वो एलर्जी की दिक्कत आ रही है जो सबसे ज़्यादा आती है, जिसमें मरीज़ों को छींक बहुत आती है, नाक में खुजली, आँख से पानी, कान में खुजली, गले में खुजली। कभी कभी जिनको दमा भी बढ़ जाता है तो वो सांस में दिक्कत भी बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा मरीज़ जो इस समय की बात करें तो हमारी ओपीडी में एलर्जी के ज़्यादा आ रहे हैं। कान से जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं होती हैं मैम? कान से जुड़ी सबसे ज़्यादा कॉमन जो हमें लेकर आते हैं मरीज़ जो समस्याएं लेकर के, वो है पहला कान में बहने की शिकायत होती है। दूसरा, कान से सुनाई नहीं देना। तीसरा, कान में सीटी बजना। या चौथा, चक्कर आना। अच्छा। ये 3-4 चीज़ें हैं जो कान से जुड़ी हुई कॉमन कंप्लेंट्स हैं, इनको लेकर के मरीज़ आते हैं। तो ये कान का बहना, ये क्या कारण होता है? जन्मजात ही होता है कि बाद में कोई एक्सीडेंट हो गया उसके बाद कान बहने लगता है? कान बहने की शिकायत यूजुअली 2 तरीके की मेन होती है। एक है कि कान में पर्दा जो होता है कान का वो फटा हुआ है, जिसकी वजह से कान में छेद है और इन्फेक्शन होने की वजह से कान बहता है। दूसरा, कभी कभी कान की हड्डी गल रही होती है, उसकी वजह से भी कान बहने लग जाता है। तो ये 2 अलग अलग बीमारियां हैं जिनकी कॉमन कंप्लेन ये होती है मरीज की तरह से कि कान बह रहा है। तो किसका कितना कैसे बह रहा है उसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि क्या मेन वजह है। सिर्फ पर्दे में छेद है कि हड्डी भी पकड़ चुकी है और हड्डी गल रही है। तो ये 2 अलग हैं। उन दोनों का मोटा मोटी इलाज ऑपरेशन द्वारा ही होता है। अच्छा। लेकिन दोनों के ऑपरेशन के अंदरूनी तरीके में डिफरेंस होता है। तो ये अभी अक्सर देखा जाता है गांव के जो लोग होते हैं वो डॉक्टर से दवा लेते हैं, कुछ दिन के बाद कान बहना कम हो जाता है, वो अच्छे डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते हैं, तो कोई देर कर देता है, तो कान के साथ आगे चल के क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं? पर्दे में छेद जिनको है वो अगर कान में पानी तेल न जाने दें या ये दवा ओवर द काउंटर लेते हैं, बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। पर्दे में छेद है, वो रुक गया है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वहीं अगर हड्डी गल रही है, अच्छा, वो आपको बाहर नहीं पता चल रहा लेकिन कान के अंदर हड्डी गल रही है, अगर ऐसा है तो थोड़ा बाद में खतरनाक हो सकता है। उसमें वो जो गलती हुई हड्डी है वो गलते गलते अंदर चेहरे की नस, कान की नस और दिमाग के पास की भी हड्डी गला सकती है और दिमाग में भी पस बना सकती है। सो ये सारी चीज़ें थोड़ी खतरनाक हो जाती हैं। इसलिए ये सजेशन यही रहता है कि अगर कान बह रहा है, कुछ है, तो एक बार आके दिखा लीजिए। और कान में जो सीटी की अभी आवाज़ बोल रहे थे आती है, उसका क्या कारण होता है? कान में सीटी की आवाज़ के बहुत सारे कारण होते हैं। कान की नस के आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो खून की नसें हैं, कभी नस की कमज़ोरी है, कभी हड्डियों की वजह से है, सूजन है, ऐसी कोई भी चीज़ है जिसकी वजह से कान की नस इरिटेट हो रही है किसी भी पॉइंट पे, तो वो अंदर ही अपने आप सुनाई जैसी आवाज़ जैसी लगती है, जो कि कोई शब्द नहीं बना रही है, बट चूंकि वो नस इरिटेट हो रही है तो इसलिए वो कान में सीटी जैसा बजाती है। अभी आप बोले कि एक और कानों से जुड़ी समस्या होती है जो सर चक्कर करता है ना, तो ये क्या, इसका क्या कारण होता है? कान की हड्डी के अंदर ही एक मैकेनिज्म होता है जो सुनाई देता है, जिसकी वजह से हम शब्द सुनते हैं, कुछ भी आवाज़ सुनते हैं। अच्छा। वो आवाज़ सुनने का काम एक कान की हड्डी से है। इसके अलावा जो दूसरा एक हिस्सा है वो शरीर को बैलेंस बनाने में काम करता है। अगर वो शरीर का बैलेंस नहीं बना हुआ है तो आदमी को चक्कर जैसा फील होता है या चक्कर आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बैलेंस नहीं मेंटेन हो रहा है। तो चक्कर वाली चीज़ें भी
कान के हिस्से में एक बार चेक कराना ज़रूरी होता है, जो कई बार लोगों को समझ नहीं आता है। तो ज़्यादातर चक्कर के मरीज़ पहले मेडिसिन में, न्यूरो में, कई जगह दिखा करके फिर उनको लगता है कि अच्छा अब हम एक बार कान वालों को भी, उनको कोई ना कोई रेफ़र करता है। तो कान, चक्कर का एक हिस्सा कान की वजह से भी हो सकता है, तो उसके लिए भी दिखा लेना चाहिए। डॉक्टर जी, सुनाई नहीं देने का कौन कौन सा कारण हो सकता है? जन्मजात भी होता है, आगे चल कर के भी बहुत लोगों को सुनाई देना बंद हो जाता है। तो अगर कोई ऐसा हमारे लिसनर व्यूअर है जिनके साथ घर वाले हो गया या कोई भी हो गया, कोई प्रॉब्लम हो, तो कहाँ पे कैसे अपना उपचार कराएं? सुनाई न देना तो सीधी बात है कि कान के डॉक्टर को ही दिखाना है। हाँ, दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सुनाई न देना क्यों होता है, इसके लिए 2-3 कारण हैं। सुनाई देने के 2 मेजर हिस्से हैं, एक जो पर्दा और कान की हड्डी से जुड़ा है, दूसरा जो सुनाई की नस से जुड़ा हुआ है। तो दोनों के अलग अलग कारण होते हैं। जिनके कान बह रहे हैं वो तो पर्दे और हड्डी की वजह से हो रहे हैं, या मैल है कान में जमा हुआ, इन सब वजहों से हो रहा है। अच्छा। तो ये बाहरी हिस्से की बात है, उतना इलाज ज़्यादा इजीली संभव होता है। जहाँ नस पकड़ लेती है वहाँ उसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब इसके कारण जो आपने पूछा, अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग होता है। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एक ये है कि हमारे जो पैदाइशी बहरापन होता है, सुनाई ना देना, तो जो बच्चे पैदाइशी बहरापन होते हैं, जिनकी नसें पैदाइशी कमज़ोर हैं, वो सुन नहीं पाएंगे, और अगर सुन नहीं पाएंगे तो बोल नहीं पाएंगे। तो जो पैदाइशी गूंगे बहरे हैं वो एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं ये सुनाई देने की प्रॉब्लम के। और अच्छी बात यह है कि आज की टेक्नोलॉजी के युग में हमारे पास अच्छे मशीनें हैं जो ऑपरेशन करके कान के अंदर डाली जाती हैं, जैसे कॉक्लियर इम्प्लांट कहते हैं। अच्छा। तो वो अगर समय रहते लग जाती हैं इन बच्चों को, तो उनको सुनाई भी दे जा सकता है और बोलना भी बेहतर हो जाता है। तो वो बच्चे नॉर्मल स्कूलों में भी पढ़ सकते हैं, पूरा अपना नॉर्मल सारा काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बनिस्बत उनको सही समय पर उनको इलाज मिल जाए। सो इसलिए ये सब लोगों को जानना और ज़रूरी है कि देयर इज़ एन ऑप्शन, एक इलाज है जन्मजात बहरेपन का। अच्छा। जो जन्मजात बहरापन है उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे जेनेटिक कारण हो, चाहे शरीर में जब बच्चा पेट में है उस समय कोई इन्फेक्शन हुआ हो, कोई दिक्कत हुई हो जिसकी वजह से हुआ हो, या बच्चा पैदा होने के बाद उसको बहुत ज़्यादा पी लिया हुआ हो, दिमागी बुखार हुआ हो, कोई भी और दिक्कत हो जिसकी वजह से उसकी कान की नसें सूख गई। अगर नसें सूख गई हैं तो वो नसें एक्टिव नहीं हैं, उनको एक्टिव करने के लिए ही हम लोग एक इम्प्लांट लगा सकते हैं। अच्छा। ये इम्प्लांट 5 साल से ऊपर लगाने में कोई फ़ायदा नहीं करता है। तो हमें बच्चे को शुरुआत में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको पकड़ना ज़रूरी है कि बच्चे को नहीं सुन रहा है, और उसको हम लोग इम्प्लांट करा सकें। हम लोगों के यहाँ एम्स में जितने भी बच्चे जो भी डिलीवरीज होती हैं, हम उनका यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कराते हैं। अच्छा। हर बच्चे की स्क्रीनिंग होती है पैदाइशी। ये जो स्क्रीनिंग है इसमें कोई दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता, बच्चे का कान का पर्दा देखा जाता है और एक छोटी सी मशीन से आवाज़ दी जाती है, बच्चे का अंदरूनी रिएक्शन देख लिया जाता है। वो मशीन बता देगी कि इसको बेसिक सुनाई देने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा। रेफर या पास ही बताता है, लेकिन उससे भी ये समझ आ जाता है कि बच्चे को आगे जांच की ज़रूरत है कि उसकी सुनाई ठीक है। ये जांच मतलब पैदा होते ही कराई जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। और एम्स में अपने यहाँ तो फ्री होती है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो आप कोई भी बच्चा हमारे यहाँ जो पैदा होता है उनका तो हम कराते ही हैं, और भी कोई बच्चा आता है तो हम उसका भी, हमें कोई उसमें वो नहीं है, उनको करा सकते हैं। और जांच के बाद हमें पता लग जाता है कि हाँ बच्चे को अगर सुनने में दिक्कत का चांस है तो हम उसे क्लोजली फॉलोअप करते हैं, और फिर उसके बाद कोशिश करते हैं कि उसको हम सही डायरेक्शन दे के इम्प्लांट की तरफ अगर ज़रूरत है तो हम कर सकें, ताकि बच्चे का सुनाई समय पे उसको मशीन में लगे और समय पे उसको बोलना सीख सके बच्चा। डॉक्टर जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी आप हियरिंग डिवाइस की बात कर रही थी, तो ये कितने प्रकार की होती है और इस पे कितना खर्च आता है? ओके, हियरिंग एड जो नॉर्मल हियरिंग एड होते हैं, जिनको कुछ सुनाई दे रहा होता है, पूरी तरह से नस खराब नहीं है, पार्शियली खराब है, उनको हेल्प करने के लिए होती है। सो हियरिंग एड
अलग अलग तरह के होते हैं जो कि तार के माध्यम से लगे होते हैं, वो भी होते हैं, और बहुत छोटे महीन भी होते हैं जो कान के अंदर लगते हैं। अच्छा। तो ये सब कुछ एनालॉग होते हैं, कुछ मैनुअल होते हैं, तो अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जो सबसे इजी और सेफ़ टू मेंटेन लगता है वो कान के पीछे वाला है। जो कान के पीछे है वो बाहर से आवाज़ पकड़ता है और उसके बाद उसको कंसंट्रेट और लाउड करके आपके पर्दे के पास में उसका एक हिस्सा जाता है जहाँ से वो सुनाई दे देता है। अच्छा। रेंज जहाँ तक आप बात करें कॉस्टिंग की, तो जो तार वाली है वो बहुत सस्ती मिलती है, 1000-2000 के आसपास मेरे ख्याल से। लेकिन उसकी कॉस्टिंग रेंज जो बड़ी और अच्छी छोटी मशीनें हैं जो नहीं दिखती हैं और बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, जिनमें सॉफ्टवेयर्स बहुत अच्छे हैं, उनकी कॉस्टिंग बहुत महंगी भी जाती है, 50-60 हज़ार, 70 हज़ार और ऊपर भी जाती है। बट दैट डिपेंड्स कि किसको यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है। जो हम लोग यूजुअल रिकमेंड करते हैं, अगर कोई नॉर्मल घर में रहने वाला इंसान है या नॉर्मल काम करने वाला है तो वो 10-15 हज़ार वाली मशीन भी उसके लिए सही रहती है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को सपोजिंगली कोई बहुत भीड़ में काम करने वाला इंसान है, ठीक है, तो उसे ये पता, या कॉन्फ्रेंसेस में जाना है जिनसे इधर भी बात हो रही है, उधर भी बात हो रही है, कई जगह से बात हो रही है, तो वो एक ही मशीन लगाने से उनको समझ नहीं आएगा कि किधर से आवाज़ आ रही है। हाँ। तो वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड मशीन, बाहर की आवाज़ को निल करने का, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। देन दे रिक्वायर अ बिट गुड सॉफ्टवेयर वाली मशीन, वो वाली चीज़ है। बाकी नॉर्मल मशीन से ज़्यादातर लोगों का काम चल जाता है। डॉक्टर जी, आज के टेक्नोलॉजी के युग में हर कोई हेडफोन लगा रहा है या घंटों तक ऐसे कान में रखे रह रहा है, तो इसका क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? इसका दुष्परिणाम है, देखा गया है कि जो ईयरफोन्स हैं, जो ईयरबड्स हैं, सब लगाते हैं, वो कान की नसों में, और चूंकि यूजुअली वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उस वजह से हम लोगों की सुनाई बहुत, नसें उस लेवल पे कम होती जा रही हैं। इन जनरल बहरापन जो हम लोगों को पहले 50-60 साल की उम्र पे मिलता था, अब 40-35 ऐसे भी हमें मिलने लग गया है। बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा होता है, क्लास में शब्द क्लियर नहीं है, और इन लोगों की तरफ से मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि वो एक्टिव इकोनॉमिक मेंबर हैं सोसाइटी के। उनको डिसेबिलिटी, वो भी एक्वायर्ड डिसेबिलिटी, दिस इज़ अ बिग थिंग दैट्स कमिंग एज अ प्रॉब्लम। इन जनरल हम लोग बहुत, जितने शहरों में रहते हैं, अगर आपका घर सड़क के पास है, कुछ भी है, इतना शोर है, सब कुछ है, नॉइस पोल्यूशन बहुत है, ऊपर से हम उसको एकदम घुसा के रखते हैं, तो डेफिनेटली हमारे हियरिंग में फ़र्क पड़ता है। डॉक्टर जी, जाते जाते हमारे लिसनर व्यूअर काफ़ी लोग तो आपको जानते हैं, जो नहीं जानते हैं क्योंकि हम आपको देखते हैं हमेशा सोशली भी एक्टिव रहती हैं, समाज सेवा में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेती हैं, तो थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आपकी स्कूलिंग कहाँ की रही है, इस सारा थोड़ा बता दीजिए। मैं गोरखपुर की ही रहने वाली हूँ, पैदाइशी गोरखपुर की ही है, यहीं पर पढ़ी हूँ। MBBS MS के लिए मैं KGMC लखनऊ गई थी, उसके बाद 3 साल मैंने एम्स न्यू दिल्ली में काम किया है, और उसके बाद वापस आकर के अब मैंने पुनः एम्स गोरखपुर ज्वाइन कर लिया है कुछ समय के गैप के बाद। सो दैट इज़ द थिंग, स्पेशली नाक कान गले का ही मेरा मेन काम है, तो उसमें देखती हूँ। और इसके आपके पिताजी भी तो डॉक्टर हैं ना? हाँ, परिवार में है। तो परिवार में है और लोग डॉक्टर, उन्हीं के प्रेरणा से हमें भी डॉक्टर बनने का वो रहा। तो और डॉक्टर जी, ये तो रही सारी समस्याएं, अगर हम लोग खुद का अपना केयर करना चाहते हैं कि आने वाले समय में ये सारी प्रॉब्लम ना आए, जो भी आप बताएं, आँख कान गले की, तो हमें खुद क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? नाक कान गले की प्रिकॉशन में, जैसे कि आप स्पेशली कान के लिए बोले, तो बहुत लाउड नॉइज एक्सपोजर इज़ नॉट गुड। बहुत ज़्यादा शोर में नहीं रहना चाहिए, और अगर हैं तो उसके बाद जल्दी ही अपने को शांत जगह में ले जाना चाहिए और शांत उसमें माहौल में रखना चाहिए। सेकेंडली, कान में पानी तेल नहीं जाने देना चाहिए। बहुत लोग ऐसे करते हैं, बच्चा है, कुछ भी है, कान में दर्द हो रहा है, तेल डाल दो, कान में दर्द, ये बहुत ही गलत आदत है। कान में अगर इन्फेक्शन की वजह से
दर्द हो रहा है और कान में कोई तेल डाल दिया है तो वो कान के अंदर की, और स्पेशली बहुत लोग गरम तेल डाल देते हैं, हाँ। तो वो अंदर की चमड़ी पूरी जल जाती है, ठीक है। सो उस तरह की दिक्कत नहीं करनी चाहिए। छोटा भी इन्फेक्शन बढ़ जाता है, और अगर छोटा छेद है कुछ है तो वो परमानेंट हो जाता है, ताज़ा हुआ है वो परमानेंट हो जाएगा, वो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। तो कान में तेल तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, पानी डालना भी अवॉइड करना चाहिए। कान को बहुत नुकीली चीज़ से साफ़ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ईयरबड है वो सब भी अंदर घुसा के नहीं क्लीन करना चाहिए, बाहर बाहर ही उससे जितना है उतना क्लीन करना चाहिए। और अगर कोई दिक्कत है तो इतने हॉस्पिटल्स हैं हम लोगों के, भी सरकारी हॉस्पिटल हर जगह खुले हैं, वहाँ जाके दिखा सकते हैं ताकि कान सही तरीके से क्लीन हो सके। और जहाँ तक की बात है कान बहना, सर्दी जुकाम से बचाव के लिए तो भाप लेना, गरारा करना एक रेगुलर आदत होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम ब्रश करते हैं तो हमारे दांत क्लीन होते हैं, लेकिन गले का पिछला हिस्सा वो नहीं क्लीन होता, इसलिए गरारा एक रेगुलर आदत होनी चाहिए। भाप लेना, जिससे नाक के अंदर जो भी दिन भर की हमारी छोटे मोटे धूल मिट्टी सब नाक के अंदर थोड़ा बहुत चिपका हुआ है, वो भाप लेने से थोड़ा थोड़ा क्लीन हो जाता है। सो वो चीज़ एक ज़रूरी प्रैक्टिस है जो पुराने ज़माने में लोग किया करते थे, हम लोग भूल गए हैं। तो वो एक चीज़ है जो हम लोगों को करना चाहिए, भाप लेना, गरारा करना, ये ज़रूरी होता है। इससे सर्दी जुकाम वैसे भी बचता है, और अगर सर्दी जुकाम नहीं होगा तो कान में भी बहने की दिक्कत और ये सब प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाते हैं। डॉक्टर रुचिका जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे लिसनर व्यूअर को इतना नॉलेज शेयर करने के लिए भी। आज के हमारे आरोग्य भव सीरीज़ में थी एम्स से डॉक्टर रुचिका अग्रवाल जी। आशा करते हैं कि जो भी मैम से हमने चर्चा की, डॉक्टर जी से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगले किसी और एपिसोड में फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।